हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। ये दोस्तों, मैं हूं समीर सर और आज मैं आपके लेकर आया हूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। यह दोस्तों, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम लोग सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में ये आज का वीडियो है। दोस्तों, सेंटेंस से रिलेटेड मैंने कुछ पार्ट्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। आई होप उन वीडियोस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, पिछले वीडियो यानी पार्ट 3 में मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस की जानकारी दी थी। दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कंपोनेंट ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट, इन दोनों के ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। बस उसी वादे के साथ मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ, पार्ट 4, ऑब्जेक्ट वर्सेस कम्प्लीमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट को अच्छे ढंग से समझ लेंगे। दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या समानता होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो केवल बेसिक सीखने वालों के लिए ही नहीं बल्कि वैसे स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, देखिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों, पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, यानी क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दिए थे। आई होप आप लोगों ने इसे किया होगा। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज उसके आंसर शीट से। तो पहला आंसर शीट आपके स्क्रीन पे है, आप अपने आंसर्स को निकाल लीजिए और इससे मैच कीजिए। हो सके तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और अपने आंसर से मैच करें। दोस्तों, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरलाइन किया रूबी और ऑब्जेक्ट पैनकेक। यह दोस्तों, मैंने ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया ऑब्जेक्ट पार्ट में और सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया सब्जेक्ट पार्ट में। अब देख सकते हैं दूसरे में द किड्स और ऑब्जेक्ट है द बर्थडे पार्टी। तीसरे में मारिया, ऑब्जेक्ट है हर मनी। नेक्स्ट, यू माई बैग, जॉन हिज मदर। यह दोस्तों, इस सेंटेंस में हिज मदर ऑब्जेक्ट है। कैसे है, क्यों है, आज क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर मैच कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले आंसर शीट की तरफ, लेवल 2 के लिए आपके स्क्रीन पे है। इसमें भी मैंने सब्जेक्ट को अलग अंडरलाइन कर दिया है और ऑब्जेक्ट को अलग अंडरलाइन कर दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने आंसर से मैच कर लें। आई होप यू हैव डन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, सीखते हैं आज का टॉपिक ऑब्जेक्ट वर्सेस कंप्लीमेंट। दोस्तों, पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट। क्योंकि पिछले वीडियो मैंने बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं और ये क्या होता है दोस्तों, रिसीवर होता है किसका, एक्शन का। हर सेंटेंस में एक वर्ब होता है जो एक्शन शो करता है और उस एक्शन को रिसीव करने वाले को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट उस काम को रिसीव करने वाला होता है। इस एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। द बॉय स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। द बॉय स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। दोस्तों, इस वाक्य में जो एक्शन है वो स्पीक है और स्पीक करने वाला यानी इस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट बॉय है और ये स्पीक कर रहा है तो इसको रिसीव कौन कर रहा है, इंग्लिश कर रहा है। तो रिसीवर यहाँ पे इंग्लिश है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों, इंग्लिश। माई फादर गेव अस टॉफीज। इस वाक्य में दोस्तों एक्शन जो है गिव है यानी गिव है और इसको रिसीव कर रहे हैं दो दो चीज, अस भी और टॉफीज भी, इसलिए इस वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, इस आधार पे हम आगे देख रहे हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट दो प्रकार से आते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट दो प्रकार से आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रत्यक्ष क्रम और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी अप्रत्यक्ष क्रम। ये दोस्तों, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी डायरेक्ट क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, इन सब सवालों के जवाब आपको आने वाले स्लाइड्स में मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं अगले स्लाइड को। ये दोस्तों, पहला टॉपिक ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रत्यक्ष क्रम। इनके विषय में जो बातें थी उसको गौर से समझेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद
आप लोगों को ऑब्जेक्ट के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, पैसेज मिलेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे और आप लोग क्लियरफाई कर लेंगे इस सेंटेंस में कौन ऑब्जेक्ट है, कौन कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्जेक्ट में भी कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो इन सारे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। चलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन और प्रोनाउन होता है, तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ ए वर्ब। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। और आगे देखते हैं, इस प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन, यानी एक्शन को का रेसिपिएंट कौन होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक्शन को प्राप्त करने वाला, एक्शन को रिसीव करने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अगर एक से अधिक है तो कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है, इससे पहले कुछ लोगों के बीच मिसकंसेप्शन था कि हम लोग पर्सन्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसके अलावा दूसरे जो भी नाउन्स होते हैं उसको इनडायरेक्ट मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं दोस्तों। हमें सेंटेंस में जो पर्सन होंगे वो भी इनडायरेक्ट हो सकते हैं और जो अदर होंगे वो भी डायरेक्ट हो सकते हैं। इसलिए इस कंसेप्शन को गलत करते हुए आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ उसको देखिए गौर से, और आज के बाद कंफ्यूजन दूर कीजिए कि कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। तो देखिए दोस्त, जब हमें किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करना हो तो हमें क्वेश्चन करना पड़ता है वर्ब के साथ, व्हाट और हुम से। अगर हम व्हाट और हुम से अगर वर्ब में जो एक्शन वर्ब है उसमें प्रश्न करते हैं और जो हमको रिप्लाई मिलेगा वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके सामने, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके साथ क्वेश्चन लगाएंगे व्हाट और हु, और जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक्सरसाइज को अगर हम एग्जाम्पल्स को अगर हम देखते हैं तो हम क्लियर कर लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। जैसे पहला एग्जाम्पल जो दिया है, ही रिपेयर्ड माई कार, मैंने अंडरलाइन कर दिया है माई कार को, यानी वो ऑब्जेक्ट है। अब ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इसके लिए हम इस पर वो क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इन एग्जाम्पल वन में देखा जाए, ही रिपेयर्ड, ही सब्जेक्ट है, रिपेयर्ड वर्ब है। तो ही रिपेयर्ड व्हाट, उसने रिपेयर किया क्या, तो रिप्लाई क्या मिला, माई कार। तो रिप्लाई व्हाट का मिला, इसलिए क्या हो गया माई कार, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल 2 देखिए, आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ, तो मैंने हिम को अंडरलाइन किया। अब चेक करना है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो आई हेट व्हाट, मैं क्या नफरत नहीं बन सकता है, आई हेट हुम, मैं किससे नफरत करता हूँ, ये पता चल रहा है, जवाब मिल रहा है हिम, उससे। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मेरा अर्थ ये है दोस्तों कि जो वर्ड यानी व्हाट या हुम से जो जवाब मिलेगा वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। याद रखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट और हुम का प्रयोग करना है वर्ब के साथ। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, दे प्लेड वॉलीबॉल, वॉलीबॉल मैंने अंडरलाइन कर दिया है यानी ऑब्जेक्ट है। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड में, दे प्लेड व्हाट, वे खेलते थे क्या, उन्होंने खेला क्या, जवाब मिला वॉलीबॉल, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जवाब मिला, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल है, दे मेट तेंदुलकर। तो एग्जाम्पल को देखते हैं, दे मेट हुम, किससे मिले वे लोग, तो जवाब मिला तेंदुलकर, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपने देखा पहले सेंटेंस माई कार ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक निर्जीव नाउन है। हिम सजीव नाउन है, वॉलीबॉल निर्जीव नाउन है, तेंदुलकर सजीव नाउन है। तो ये सारे नाउन्स हैं सजीव निर्जीव, इसलिए ये कंसेप्शन गलत है कि जो सजीव होंगे, जो पर्सन्स को शो करेंगे वो इनडायरेक्ट होंगे और जो वस्तु को शो करेंगे, थिंग्स को शो करेंगे वो डायरेक्ट होंगे। इसलिए आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि वो डिपेंड करता है आपके प्रश्न व्हाट और हुम पे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए हमें वर्ब के साथ व्हाट और हुम याद रखना है दोस्तों। आई होप आप लोगों ने इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपका स्वागत है, आपके कमेंट के साथ बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। ये दोस्तों स्लाइड में आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नाउन, क्योंकि मैंने बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन ही होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन। ये दोस्तों ये प्रभावित होता है, ये रिसीव नहीं करता बल्कि उस एक्शन से क्या होता है, ये अफेक्ट करता है, प्रभावित हो जाता है।
इसलिए इसको रेसिपिएंट तो कहते हैं, लेकिन किसका, इसको एक्शन का रेसिपिएंट नहीं कहते, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रेसिपिएंट कहते हैं। जी दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी अकेले नहीं आता है। ये दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लंबी जो एरो का निशान है उसके अंदर जो सेंटेंस, इसको आप क्लियर कर लेंगे। द ओनली ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज ऑलवेज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमेशा डायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना वाक्य में जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। यानी आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो अफेक्ट होता है एक्शन से, और एक्शन जो रिसीव करेगा उसके बाद जो उस पर अफेक्ट डालेगा, इसी से वो अफेक्ट होता है, और अफेक्ट होने वाला जो वर्ड होगा वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दोस्तों, आई होप आपने समझा। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ सेंटेंस विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था दोस्तों कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है बिना किसके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वाक्य में आने के लिए किसको लेकर आना होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आना होगा। और देखिए दोस्तों, इट आंसर्स द क्वेश्चन फॉर व्हाट और फॉर या टू हुम। ये दोस्तों, केवल व्हाट और हुम से प्रश्न करेंगे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर करेगा, और फॉर व्हाट और फॉर हुम या टू हुम से अगर हम प्रश्न करते हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर करेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना दोस्तों कि एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन अपीयर बिफोर और आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी वाक्य में इनडायरेक्ट कहाँ आएंगे, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि वो डायरेक्ट के पहले भी आ सकते हैं और इनडायरेक्ट के बाद भी आ सकते हैं। ये दोस्तों, वो पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ही सेंट मी अ प्रेजेंट। ही सेंट मी अ प्रेजेंट, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और अ प्रेजेंट भी ऑब्जेक्ट है। क्लियर करते हैं। इन एग्जाम्पल 1 में ही सेंट व्हाट, उसने क्या भेजा, तो भेजा प्रेजेंट, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका मिल गया। व्हाट का रिप्लाई किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ प्रेजेंट हुआ। ही सेंट फॉर हुम, किसके लिए भेजा, तो मी यानी मेरे लिए भेजा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी। फॉर हुम का रिप्लाई किया मी, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं। सी गेव इट टू मी। अब इसमें पता करते हैं कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। तो सी गेव व्हाट, तो रिप्लाई मिला इट। उसने दिया क्या, तो इसे, इट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी गिव टू हुम, उसने दिया किसे, तो टू मी यानी मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले जो एग्जाम्पल्स में मी जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। दूसरे एग्जाम्पल में इट जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पहले है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू मी बाद में। ये दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन अपीयर, अपीयर हो सकता है बिफोर या आफ्टर, आफ्टर भी आ सकता है पहले। लेकिन याद रखें दोस्तों, जब ये डायरेक्ट के बाद आएगा तो अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेकर आएगा, टू या फॉर प्रीपोजिशन लेकर आता है। और अगर पहले आएगा तो बिना प्रीपोजिशन के आएगा। तो पहले वाक्य में इनडायरेक्ट पहले आया है डायरेक्ट के, इसलिए बिना प्रीपोजिशन के है, और दूसरे वाक्य में ये डायरेक्ट के बाद आया इसलिए अपने पहले एक प्रीपोजिशन लेकर आए। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया। तो याद रखें दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमेशा डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट आने के लिए किसका आना अनिवार्य है, डायरेक्ट का आना अनिवार्य है। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में आपने सीखा, दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट के लिए आप व्हाट और हुम से प्रश्न करेंगे, इनडायरेक्ट के लिए फॉर व्हाट या फॉर हुम या टू हुम से प्रश्न करेंगे। याद रखें दोस्तों। बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट्स, कंप्लीमेंट की तरफ। कंप्लीमेंट यानी पूरक। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कंप्लीमेंट क्या होता है। वर्ड, फ्रेज या क्लाउज होता है जो क्या करता है, वाक्य सेंस को पूरा करने के लिए आता है। यानी पूरक वह शब्द वाक्यांश अथवा वाक्यखंड होता है जो वाक्य अर्थ को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, गजोधर इज एन एडवोकेट। गजोधर इज यानी गजोधर है, क्या है भाई, वाक्य अर्थ को पूरा कीजिए, एन एडवोकेट यानी वकील है।
सुमतिया बिकेम, सुमतिया बनी, क्या बनी दोस्तों? हिज वाइफ। हिज वाइफ मतलब कंप्लीमेंट, यानी पूरा किया बात को। तो जी हाँ दोस्तों, जिस सेंटेंस में वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए कोई वर्ड, फ्रेज या क्लाउज की आवश्यकता होती है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट भी हमारे सामने दो प्रकार से आते हैं। जिस प्रकार ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार से है, कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार से आते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कर्ता पूरक, और दूसरा जो आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कर्म पूरक। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखते हैं आगे। पहले देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए दोस्तों, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज द नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। यह जो कॉम्प्लीमेंट होगा या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या एडजेक्टिव होता है, जो हमेशा फॉलो करेगा किसको? लिंकिंग वर्ब। अब एक वर्ड आया लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है दोस्तों? वर्ब का एक काइंड होता है लिंकिंग वर्ब, जिसके अंतर्गत कुछ खास वर्ब आते हैं जो एक्शन नहीं करते हो। वैसे वर्ब जो जोड़ने का काम करते हो, लिंक करने का काम करते हो, वो एक्शन को शो नहीं करते होंगे, स्टेट को बतलाते होंगे, किसी की स्थिति को बतलाने वाले वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो कुछ फेमस लिंकिंग वर्ब जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है। सम लिंकिंग वर्ब्स आर टू बी। टू बी एक लिंकिंग वर्ब जिसके अंतर्गत इज, एम, आर प्रेजेंट में और पास्ट में वाज, वेयर आते हैं दोस्तों। अगला टू हैव है, जिसके अंतर्गत हैव, हैज प्रेजेंट में और हैड पास्ट में आता है। फिर अगला टू स्मेल, अगला टू सीम, टू टेस्ट, टू लुक, टू लाइक, टू फील, टू अपीयर, टू स्टे, टू टर्न। इस तरह के जो भी वर्ब होते हैं दोस्तों सारे लिंकिंग वर्ब होते हैं, और जब इनसे किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उनके बाद आने वाला वर्ड, फ्रेज या क्लाउज आपका कंप्लीमेंट कहलाता है। अब वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा कब? जब लिंकिंग वर्ब होंगे तब। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है एवरी मॉर्निंग इज अ गिफ्ट। प्रत्येक सुबह एक उपहार है, उपहार होता है। तो प्रत्येक सुबह होता है क्या? एक उपहार। यानी यहाँ पे अ गिफ्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि वो लिंक कर रहा है अ गिफ्ट को किससे? एवरी मॉर्निंग से, सब्जेक्ट से लिंक कर रहा है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल एक में अ गिफ्ट प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट किसके? एवरी मॉर्निंग, और एवरी मॉर्निंग क्या है? इसका सब्जेक्ट है। तो वैसा वर्ड या वैसा नाउन या वैसा प्रोनाउन या वैसा एडजेक्टिव जो लिंकिंग वर्ब के बाद आए और वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे? सब्जेक्ट के बारे में। तो उसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट यानी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट वाक्य में दे वेयर एम्प्लॉइज देयर, यानी यहाँ पे एम्प्लॉइज जो है प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन किसके विषय में? सब्जेक्ट दे के विषय में। वे लोग क्या थे? तो एम्प्लॉय थे। मेरी लुक्ड, मेरी लगती थी, कैसी लगती थी? फ्रस्ट्रेटेड, यानी फ्रस्ट्रेटेड प्रोवाइड कर रहा है मोर इन्फॉर्मेशन किसके विषय में? मेरी के विषय में। ये फ्रस्ट्रेटेड किस लिए आया है? सब्जेक्ट मेरी के लिए, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। ही अपीयर्ड, वह दिखता है, कैसा दिखता है? स्मार्ट। तो ये स्मार्ट इंफॉर्मेशन किसके विषय में दे रहा है? यानी ही के विषय में, इसलिए यहाँ पे स्मार्ट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई होप दोस्तों जिस वाक्य में, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ, जिस वाक्य में लिंकिंग वर्ब हो और लिंकिंग वर्ब के बाद वाला वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड अगर सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हो तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए उसे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। जैसे अ गिफ्ट एवरी मॉर्निंग के बारे में बोल रहा है, एम्प्लॉइज डे के बारे में बोल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड मैरी के बारे में बोल रहा है, स्मार्ट ही के बारे में बोल रहा है। आई थिंक आप लोग समझ गए। बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है देखते हैं दोस्तों। यह भी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता है जो फॉलो करता है किसको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। जी हाँ दोस्तों, जिस वाक्य में पहले से कोई एक ऑब्जेक्ट मौजूद हो और उसके बाद उसके विषय में जो बताए, उसको जो मॉडिफाई करे, उसी को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मॉडिफाई करता है किसको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी वाक्य में जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके विषय में अगर कोई कुछ बताए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे? एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं दोस्तों। दे अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। दे अपॉइंटेड, उन लोगों ने अपॉइंट किया, मतलब नियुक्त किया उसको। अब यहाँ पे अगर हम रुक जाते हैं तो ये नियुक्ति की जो प्रक्रिया है
वो रिसीव किसने किया, हिम ने किया। और इस हिम के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन कौन कर रहा है कि हिम क्या बना, क्या नियुक्त हुआ, तो वो मॉनिटर बना। तो ये मॉनिटर जो वर्ड आया वो आया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, चूंकि इसने कॉम्प्लीमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। जैसे एग्जांपल एक में मॉनिटर प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट हिम, यानी मॉनिटर जो शब्द है वो ज्यादा हमें जानकारी दे रहा है किसके विषय में, हिम के विषय में। इसलिए मॉनिटर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। मॉनिटर का यहाँ सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। अगर इसका मतलब सब्जेक्ट से होता तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता। लेकिन इसका संबंध ये किसके लिए आया है, हिम के लिए आया है। तो हिम इस वाक्य में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर हुआ। नेक्स्ट वाक्य में ही मेड मी वेरी सैड, उसने मुझे बहुत उदास कर दिया। तो ही मेड मी, उसने मुझे किया, भाई क्या किया, तो इसी मी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, वेरी सैड। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी वेरी सैड प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुल स्कार्फ विल कीप योर नेक वार्म इन द विंटर, एक ऊनी स्कार्फ आपके गर्दन को गर्म रखेगी किसमें, सर्दी में। तो यहाँ पे जो योर नेक है आपका विल कीप का ऑब्जेक्ट है। विल कीप का ऑब्जेक्ट कौन है, योर नेक। विल कीप व्हाट, अ वुल स्कार्फ विल कीप व्हाट, क्या रखेगी, तो योर नेक यानी आप गर्दन को रखेगी, क्या रखेगी, तो वार्म इन द विंटर, यानी सर्दियों में गर्म रखेगी। तो योर नेक के विषय में, गर्म किसको रखेगी, योर नेक को रखोगी। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी वार्म इन द विंटर, इसको हम फ्रेज कह सकते हैं। तो ये वार्म इन द विंटर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये मॉडिफाई कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसके विषय में, योर नेक के विषय में। इसलिए ये सारे वर्ड क्या हो गए आपके, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है वार्म इन द विंटर प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर नेक, ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राकेश फाउंड हिज सन फास्ट एस्लीप अंडर हिज ब्लैंकेट। तो राकेश ने पाया अपने बेटे को, इतना कहने के बाद तो रुक नहीं सकते हम, तो क्या पाया भाई अपने बेटे को, किस हालत में पाया अपने बेटे को, तो फास्ट एस्लीप, गहरी नींद में सोया, कहाँ, अंडर हिज ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट के नीचे। तो यहाँ पे जो फास्ट एस्लीप से लेकर अंडर हिज ब्लैंकेट तक जो है वो उसके सन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी और उसका सन क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या हो गया आपका फास्ट एस्लीप अंडर हिज ब्लैंकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा फॉलो करता है, मॉडिफाई करता है किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मॉडिफाई करता है सब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट को के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है। आई होप आपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लियर कर लिया। और आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। आपने ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सीख लिया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस का कंपोनेंट्स के ये दोनों पार्ट्स क्लियर हुए। चलिए इससे रिलेटेड आज का जो प्रश्न है आपके सामने है, प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए 2 लेवल में। इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको आज एक अलग काम करना है, आपको सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। बस आप सेंटेंस लिखेंगे और डायरेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट कौन है, आप व्हाट, हुम, फॉर व्हाट, फॉर हुम, टू, इन सब से आप प्रश्न करके छाटेंगे डायरेक्ट को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ये वर्क आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर करेंगे और अपने आंसर पुट करेंगे आपके अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश वाटिका पर। उम्मीद है आज का वीडियो आपने एंजॉय किया। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। आपके लिए लेवल 2 का क्वेश्चन सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और लग जाएं अपने काम पे। फिर वेट करें हमारे अगले टॉपिक के लिए, सेंटेंस रिलेटेड। अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ दोस्तों, सेंटेंस के अगले टॉपिक के लिए वेट कीजिए। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।